यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स का यूनिट 14। ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पर प्रकाश से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, ध्वनि से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज हम लोग उसका जो डॉपलर इफेक्ट है उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से रेगुलर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, और कंप्लीट बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री का 40 डेज का क्रैश बैच यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कंप्लीट कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, तो कंप्लीट बैच को आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और आपके फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हो चुके हैं। फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर आप फ्री टेस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ से आप रेगुलर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, सो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, बेसिकली एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है, आपको जस्ट इसका थ्योरी पढ़ना है, कुछ फार्मूलाज पूछे जाएंगे, कुछ फार्मूलाज देखना है, देन इससे एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। तो एक कंप्लीट क्लास होगी जिसमें हम लोग पूरा एक टॉपिक यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपन इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। यस, एक बार से चेक कर लेना वॉइस क्लियर आ रहा है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि डॉपलर इफेक्ट है क्या, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, डॉपलर प्रभाव विज्ञान सहित विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। बिल्कुल हमारा रियल लाइफ से ही कनेक्टेड ये चीज़ है। डॉपलर इफेक्ट किसी भी पर्यवेक्षक के संबंध में, जो भी पर्यवेक्षक यानी कि जो भी ऑब्जर्वर होगा, है ना, उसके संबंध में किसी गतिशील स्रोत के द्वारा उत्पन्न किसी भी ध्वनि या फिर प्रकाश तरंग की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करता है। अब ये प्रकाश के लिए भी वैलिड है और ये चीज़ हमारी ध्वनि के लिए भी वैलिड है। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर कहा कि क्या चीज़ कही, जैसे कि ये हमारा सोर्स हो गया। ठीक है, पुलिस की गाड़ी है, सायरन यहाँ पर बज रहा होगा। अब दो अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, एक पुलिस की गाड़ी से काफ़ी दूर खड़ा हुआ है ना, ये वाली लड़की आप देख सकते हो, और ये काफ़ी पास खड़ा हुआ है। तो इनको किस तरीके से ध्वनि यहाँ पर सुनाई देगी, बेसिकली इस चीज़ की स्टडी किससे करी जा सकती है, डॉपलर इफेक्ट से यहाँ पर करी जा सकती है ना। तो किसी भी पर्यवेक्षक के संबंध में गतिशील स्रोत से आने वाली फ्रिक्वेंसी की गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉपलर इफेक्ट का उपयोग करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, एक सिंपल सी डेफिनेशन कि किसी भी ऑब्जर्वर, जो लड़का और लड़की यहाँ पर खड़ा हुआ था, उसके संबंध में किसी भी गतिशील स्रोत, जो पुलिस सायरन यहाँ पर बज रहा था, उसके द्वारा उत्पन्न किसी भी ध्वनि, अभी हम लोग ध्वनि के केस में बात कर रहे हैं, उसकी आवृत्ति में जो परिवर्तन होगा, जैसे जैसे पुलिस की गाड़ी इसके पास आती जाएगी इसको तेज आवाज आएगी, है ना, और जैसे ये दूर खड़ी है, जैसे इससे दूर जाती जा रही है ये गाड़ी, तो उसको ध्वनि कम सुनाई दे रही है। तो उस आवृत्ति की गणना किसके थ्रू करी जाती है, इस फ्रिक्वेंसी की गणना किसके थ्रू करी जाती है, डॉपलर इफेक्ट के थ्रू करी जाती है। किसने बताया था इसको, इसका हिस्ट्री यदि आप देखेंगे तो 1842 में क्रिश्चियन जोहान डॉपलर ने सबसे पहले इसका प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बनानी है, तो अब जो अभी आपने देखा एज इट इज डेफिनेशन बना दो। सो डॉपलर इफेक्ट वह घटना होती है जिसमें किसी भी तरंग के लिए, आप बोल सकते हो तरंग कोई भी हो सकती है, लाइट भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, इसकी आवृत्ति या फिर तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा जब तरंग स्रोत और पर्यवेक्षक एक दूसरे के सापेक्ष गति करेंगे। अब इसमें कई सारे केसेस बन सकते हैं, जस्ट लाइक ये लड़का यहीं पर खड़ा हुआ है और पुलिस की गाड़ी इसके पास से निकली है, या फिर पुलिस की गाड़ी का सायरन बज रहा था और ये लड़का यहाँ से कहीं से गुजरा है। तो कई पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। एक केस में ऑब्जर्वर कांस्टेंट हो सकता है, एक केस में हमारा सोर्स कांस्टेंट हो सकता है, या फिर ये इधर गति कर रहा है, ये इधर गति कर रहा है, दोनों एक दूसरे को सामने क्रॉस करेंगे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये चोर है तो ये भाग रहा है और पुलिस इसके पीछे भाग रही है। तो कई सारे केस यहाँ पर हो सकते हैं। तो इन सारे केसेस को आज अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, क्लियर है। डेफिनेशन तो आप सभी की क्लियर हो गई कि कैसे एक दूसरे के सापेक्ष गति होती है और कैसे फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ में परिवर्तन होता है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसका बेसिक समझेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डॉपलर प्रभाव का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। जब कोई तरंग स्रोत पर्यवेक्षक की ओर बढ़ता है, ठीक है, ये पर्यवेक्षक मतलब क्या बोलेंगे, इसको अपन ऑब्जर्वर बोलेंगे। जब भी पर्यवेक्षक कहे तो आप खुद को इमेजिन कर लो, मतलब आपके बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो देखिएगा, जब कोई तरंग स्रोत पर्यवेक्षक की तरफ बढ़ेगा, ये स्रोत हो गया, ये सोर्स हो गया, एम्बुलेंस का सायरन हो गया, ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, हमारे सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, ये इसके पास जा रही है गाड़ी, है ना। तो तरंगे क्या हो जाएगी, संकुचित यहाँ पर हो जाएगी, ये सारी वेव्स क्या हो जाएगी, पास पास आ जाएगी। ठीक है, तो और इस केस में क्या होगा, जब ये तरंगे पास पास आ जाती है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। अच्छा, आपको फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट पता है क्या,
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या कंसेप्ट है, ठीक है, तो वो भी अभी अपन समझ लेंगे। सो इस केस में क्या होगा, तरंगे हमारी संकुचित हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो या फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ यहाँ पर देख, फ्रीक्वेंसी का वेव जो है वो आप देख पा रहे होंगे, तरंगे क्या हो गई, काफी पास पास शिफ्ट हो गई है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है ना। अब जो व्यक्ति इससे दूर खड़ा हुआ था, क्योंकि गाड़ी इससे दूर चली गई है ना, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, दूर दूर स्थित हो गई है। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, हमारी जो तरंग दैर्घ्य होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होती है फ्रीक्वेंसी। यस, क्या हो रहा है, यहाँ पर होती है, ठीक है। अभी क्लियर है, वॉइस वगैरह सही आ रही है, ठीक है। देखना, फ्रीक्वेंसी तरंग दैर्घ्य की क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर हो जाएगी। तो देखो, जब स्रोत पर्यवेक्षक से दूर जाएगा, ये सोर्स था, ये पर्यवेक्षक से दूर जा रहा है ना, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई, मतलब वेव्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, दूर दूर शिफ्ट हो जाएगी। तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी पास पास होगी, आपका वेव जो है कुछ इस तरीके से होगा, और जब फ्रीक्वेंसी दूर दूर हो जाएगी तो वेव फॉर्म भी क्या होता जाएगा, यहाँ पर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अभी इसमें एक कंसेप्ट आ रहा है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का, वो अपन सेशन के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी अपन साउंड के केस में इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लो, अगर एक बार और देखना है, ये होती है हमारी हाई फ्रीक्वेंसी, सब वेव्स फॉर्म जो है क्या क्या है, पास पास है ना, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। और लो फ्रीक्वेंसी में जो ये वेव फॉर्म है ये काफ़ी दूर दूर हो जाएगी, दैट मीन्स इनके बीच की जो गैप है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये किस केस में हो रहा है, ये हायर फ्रीक्वेंसी के केस में हो रहा है, ये कब हो रहा है, लोअर फ्रीक्वेंसी के केस में हो रहा है। अच्छा, हम लोग इसके ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, जब आप इसके फॉर्मूलाज बनाओगे, तब आपको बार बार देखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है ना, तब ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। चलो अब फॉर्मूला से ही अपन स्टार्टिंग कर लेते हैं। अगर आप ध्वनि के केस में बात कर रहे हो, तो ध्वनि तरंगों के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी प्लस वी जीरो डिवाइड बाय वी प्लस वी एस, यहाँ पर हो जाएगा। अब ये चीज़ प्लस माइनस हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि सोर्स के पास जा रहे हो या फिर सोर्स से दूर जा रहे हो, या फिर ऑब्जर्वर पास आ रहा है ना, यानी कि आप खुद उस सोर्स के पास जा रहे हो या आप उस सोर्स से दूर जा रहे हो, ठीक है। उस केस में यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो अपनी प्लस माइनस होती रहेगी। तो कई कई जगह आपको फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस माइनस भी दिख सकता है, ठीक है। वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि अपन को कब लिखना है और कब नहीं लिखना है, ठीक है। सो एफ डैश क्या हो जाएगी, पर्यवेक्षक को जो भी आवृत्ति, जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी पर्यवेक्षक के द्वारा, है ना, वो यहाँ पर हो जाएगी। सो एफ डैश हो जाएगा पर्यवेक्षक द्वारा सुनी गई आवृत्ति। एफ क्या हो जाएगा, स्रोत की मूल आवृत्ति यहाँ पर हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, स्रोत की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि कोई भी वेव निकल रही है मेन सोर्स से, जैसे एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ना, तो वो यहाँ पर जैसे कि 400 हर्ट्ज दे रखी है ना, तो उसका तो ओरिजिनल अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या फिर निकालने को कह दिया जाएगा। तो जो पर्यवेक्षक को सुनाई दे रही है, एक तो ये एफ डैश हो जाएगा, एफ जो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये तो हो गया एफ डैश और एफ। वी क्या हो जाएगा, जो साउंड है उसकी क्या हो जाएगी, हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, जो नॉर्मल वेलोसिटी हो जाएगी साउंड की। जैसे वायु में जो ध्वनि गति करता है वो हम लोग मानते हैं लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है, ठीक है। कोई भी साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है तो वो किस स्पीड से जा रहा होगा, 330 मीटर प्रति सेकंड से। तो लगभग ये फिक्स होगा हर एक क्वेश्चन के लिए, और अगर डिफरेंट होगा तो वो क्वेश्चन में ही मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए अब अपन को जो मेन निकालने वाली चीजें हैं वो ये है VO और VS। VO बेसिकली है क्या, पर्यवेक्षक की गति है। अगर ऑब्जर्वर चल रहा है, जस्ट लाइक आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हो और आपको ध्वनि कम और ज़्यादा सुनाई दे रही है, तो आपकी वेलोसिटी क्या है, आप किस वेग से चल रहे हो, और ये हो जाएगा VS, है ना, वेलोसिटी ऑफ सोर्स यहाँ पर हो जाएगा कि जो सोर्स जिसकी ध्वनि आपको सुनाई दे रहा है क्या वो गतिशील है। जस्ट लाइक आपको ट्रेन की सीटी की आवाज़ आ रही है, ट्रेन के इंजन की आवाज़ आ रही है, मान लो अगर वो ट्रेन गतिशील है तो आप उसको क्या कहोगे, वेलोसिटी ऑफ सोर्स यहाँ पर आप उसका कंसीडर कर लोगे कि वो किस वेग से गतिशील है, ठीक है। अगर आप ध्वनि स्रोत की ओर जाते हो तो आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करोगे, है ना, और अगर दूर जाते हो, ध्वनि स्रोत और आपके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, नेगेटिव कंसीडर करोगे, ठीक है। वो अभी अपन जब क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूलाज लिखेंगे, तब आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार और बस आप ध्यान से इस फॉर्मूला को देख लो, फिर अपन इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ को, एक एक पॉसिबल केसेस जो होते हैं उसको एक बार से अपन समझ लेते हैं, ठीक है। डन, यहाँ तक तो क्लियर हो रही है सारी चीज़ें।
चलिए अब आ जाते हैं डॉपलर प्रभाव जो है इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो सकते हैं। एम्बुलेंस का सायरन हो सकता है, जब एम्बुलेंस पास में आती है तो सायरन की ध्वनि यानी कि हाई पिच आपको सुनाई देती है, और दूर जाने पर उसकी पिच लो हो जाती है, मतलब जब वो आप पास आ रही है तब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो गई है, और जब वो दूर जा रही है तब फ्रिक्वेंसी रिड्यूस हो गई है। तभी जब पास आएगी तब हाई फ्रिक्वेंसी हाई वेवफॉर्म हो जाएगा, और जब दूर जाएगी तब ये आपका वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग्रहों और तारों का अध्ययन, ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है, ये किसने देखा है, इतनी लंबी डिस्टेंस को कौन कैलकुलेट करके आ गया, तो ये भी हमने पता करा है डॉपलर इफेक्ट से। ठीक है, अब वो कलर केस में जैसे रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट होता है, यहाँ पर हमको रेड शिफ्ट दिखाई दे रहा है, रेड कलर दिखाई दे रहा है, और रेड कलर तब दिखाई देता है जब हमारे और उसके बीच की जो हमारा सोर्स है उसके बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है, इसीलिए उनका प्रकाश जो है कैसा हो जाता है, रेड शिफ्ट यहाँ पर हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तीसरा जो है रडार गन, यूजुअली पुलिस वगैरह इसे इस्तेमाल करती है। पुलिस स्पीड मापने के लिए डॉपलर रडार का यहाँ पर उपयोग करती है, जो किसी भी वाहन से निकलने वाली परावर्तित तरंगों में बदलाव का संकेत यहाँ पर देता है। तो इससे पता चल जाता है कि जो मतलब चोर भी है या कोई सामने जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे और हमारे बीच की जो दूरी है वो लगभग यहाँ पर कितनी है, कितनी वेलोसिटी वो दूर यहाँ पर चल रहा है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं जो डेली यूज़ में आप देख सकते हो। ठीक है, एक बेसिक से एग्जाम्पल से अपन इस चीज़ को समझते हैं। एक बार ये सिचुएशन 1 जो दे रखी है, स्थिति 1 जो दे रखी है, इसको एक बार पढ़ो। बेसिक से एग्जाम्पल से अपन इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक है, चलो कंटिन्यू करें। सबसे पहले सिचुएशन 1 देखिएगा। सिचुएशन 1 क्या होगी, दो व्यक्ति ए और बी हैं, है ना, ये आप और हम कंसीडर कर लेते हैं। एक सड़क के किनारे पर खड़े हुए हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। कौन सा व्यक्ति तेज गति से चलने वाले इंजन की आवाज़ को अधिक तीव्रता से सुन सकता है, किसको आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, जो इसके पास होगा, यानी कि मुझे ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। कब, जब मैं इसके पास होंगी, और आप जो यहाँ खड़े हुए हो आपको काफ़ी दूर से आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ठीक है, क्योंकि लोअर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हो जाएगी, आपके और आपका जो सोर्स है इसके बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये जनरल सा केस हो गया। ठीक है, ए को ज़्यादा तेज सुनाई दे रही होगी, क्यों, क्योंकि वो सोर्स के काफ़ी ज़्यादा पास है। ठीक है, तो कह सकते हो कि व्यक्ति ए व्यक्ति बी की तुलना में इस इंजन की या हॉर्न की ज़्यादा तेज आवाज़ सुनेगा। कार के पीछे खड़ा व्यक्ति बी को प्रति सेकंड कम तरंग सुनाई दे रही है, क्योंकि इसके पास तो कम पहुंच रही है, मेरे पास ज़्यादा पहुंच रही है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, लो होगी, और मेरी फ्रिक्वेंसी कैसी हो जाएगी, यहाँ पर हाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब हायर पिच लोअर पिच के केस में भी आप इसको कह सकते हो। लेकिन व्यक्ति ए जो कि कार के सामने उसे प्रति सेकंड ध्वनि तरंगें अधिक मिल रही है, परिणाम स्वरूप तरंगों की आवृत्ति अधिक होगी, जिसका मतलब है कि पिच यहाँ पर किसको ज़्यादा सुनाई देगी, मुझे, यानी कि ए को ज़्यादा सुनाई देगी। तो इससे हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हैं। सो डॉपलर प्रभाव ध्वनि के स्रोत, ये ध्वनि का स्रोत कार हो गया और पर्यवेक्षक हम दोनों यहाँ पर हो गए। सो ध्वनि के स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच में सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति में होने वाला स्पष्ट परिवर्तन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए अलग अलग होगी, आपके लिए अलग होगी और मेरे लिए अलग होगी। तो उसको अपन इस फॉर्मूला से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी अभी आप देख कर आ चुके हो। एफ डैश डिवाइड बाय एफ कर लो, वी प्लस वी जीरो, वी माइनस वी प्लस वी एस आप ले लो। ठीक है, अब पास जाओगे तो प्लस और दूर होगे तो माइनस कंसीडर कर लेना। ठीक है, अब एक एक सिचुएशन समझते हैं। अब यहाँ पर टोटल 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, अब 4 केसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला केस देखना। ठीक है, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहना। सबसे पहला केस है कि स्रोत स्थिर प्रेक्षक की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये स्रोत कौन हो गया, ये हमारा वी सोर्स हो गया। ठीक है, जस्ट लाइक कि एक कार आप इसको अभी यहाँ पर कंसीडर कर ले। ये क्या कर रहा है, स्रोत जो है स्थिर प्रेक्षक, आप यहाँ पर कहीं खड़े हुए हो। ठीक है, आप यहाँ पर कहीं खड़े थे, आप बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, है ना। अब आपको क्या हुआ, एक कार की आवाज़ सुनाई दी, है ना, जो आपके पास आ रही है। जस्ट लाइक कचरा गाड़ी जो रोज सुबह आती है, तो वो कहीं दूर से आती है और आपको आवाज़ सुनाना स्टार्ट हो जाती है, और जब तक वो आपके पास आती है ना, तब तक के लिए अपन यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का डायग्राम, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बना लेते हैं। सो इस मामले में पर्यवेक्षक यानी कि आप तो बैठे हुए हो, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सो इस मामले में पर्यवेक्षक का वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप तो स्थिर हो। अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूँ v प्लस वी जीरो, तो आपकी वैल्यू तो कितनी हो गई, 0 यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो इस मामले में पर्यवेक्षक का वेग 0 हो जाएगा, इसीलिए v0 0 के बराबर होगा। इसको हमने नहीं लिखा,
इससे ऊपर दिए गए डॉपलर प्रभाव समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर, मतलब उस फॉर्मूला में यदि मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ, है ना, तो क्या चीज़ें यहाँ पर बन जाएगी। इधर तो आप एफ डैश बाय एफ लिख ही लो परमानेंटली, क्योंकि वो सभी के लिए सेम होगा, एफ डैश बाय एफ तो हमेशा रहना ही है, ठीक है। बस इस वाली चीज़ को आपको समझना है। अगर ऑब्जर्वर जीरो वेलोसिटी के साथ है तो आप इसको +0 कंसीडर कर लो, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑब्जर्वर जीरो है, नॉर्मल जो स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी जो होगी साउंड की वो एज इट इज रहेगी। अब ये हो जाएगा हमारा v माइनस वी एस, ठीक है। अब जो सोर्स जो कि आपके पास आ रहा है ना, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो पहला केस क्या बन गया अपना, जब ऑलरेडी ऑब्जर्वर जो है फिक्स पोजीशन में बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस वी एस हो जाएगा, ठीक है। बस ये आपको प्लस माइनस का थोड़ा सा चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो फॉर्मूला है उसे आप देखिएगा, बी फॉर्मूला, स्रोत का स्थिर प्रेक्षक से दूर जाना, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्रोत जो है स्थिर प्रेक्षक से क्या होगा हमारा, दूर चला जाएगा, ठीक है। अब इस केस में जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, चूंकि प्रेक्षक का वेग अगेन 0 है, ठीक है। अभी स्रोत से क्या था, आप चुपचाप बैठे हुए थे, राइट। आपके पास क्या हो रही थी, कचरा गाड़ी आ रही थी, ठीक है। आपने कचरा डाला, वो वाली चीज़ यहाँ पर हो गई। अब आप उससे क्या हो गए, अब वो गाड़ी आपके घर से आगे निकल गई, ठीक है। अब वो क्या हो गई, आपसे दूर यहाँ पर चली गई, ठीक है। वो वाला केस हो गया कि अब वो क्या हो गई, आपसे दूर चली गई। उस केस में अगेन आपका जो ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी है वो अगेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन अपन यहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। चूंकि प्रेक्षक का वेग 0 है इसलिए हम लोग समीकरण v0 को यहाँ पर हटा सकते हैं, हटा दिया, ठीक है। लेकिन इस बार स्रोत क्या कर रहा है, प्रेक्षक से दूर चला गया है, ठीक है। मतलब वो दूर चला गया है, तो आप ये कह सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, v प्लस वी एस यहाँ पर हो जाएगा। पुराने वाले केस में जब वो आपके पास आ रहा था तो हमने क्या रखा, v माइनस वी एस रखा। जब वो आपके पास आ गया तो क्या हो गया, आपसे दूर चला गया तो क्या हो गया, v प्लस वी एस यहाँ पर हो गया, ठीक है। वेग ऋणात्मक मानो या नॉर्मल, जैसे भी आपको कंसीडर करना है। तो अब यहाँ तक बता दो कि इन दोनों फॉर्मूला में कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि अभी जस्ट इसके रिवर्स 2 फॉर्मूला और बनेंगे, ठीक है। एक बार ये दोनों चीज़ें आप देख लो, इन दोनों फॉर्मूला में कोई दिक्कत है तो आप एक बार मेंशन कर दो, ठीक है। एक बार मैं ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, एफ डैश बाय एफ को अपन इधर ही रहने देते हैं। ये हमारा v प्लस वी ज़ीरो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नीचे, है ना। आप इसको यहाँ पर सोर्स कह सकते हो, v प्लस वी ज़ीरो डिवाइड बाय v प्लस वी एस हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा फॉर्मूला था। पहली सिचुएशन में हमने क्या करा, जब कोई सोर्स हमारे पास चलकर आ रहा है, तो जब कोई चीज़ हमारे पास चलकर आएगी तो उसमें हम लोग कंसीडर कर लेंगे इसको नेगेटिव, और जब कोई चीज़ हमसे दूर चली जाएगी तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे v प्लस वी एस करके, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, 2 फॉर्मूला क्लियर हो गए। अब एक और केस अपन इसके अंदर देख लेते हैं। कौन सा वाला केस है कि स्थिर स्रोत से दूर जाता हुआ प्रेक्षक। अब हमारा जो सोर्स है वो क्या कर रहा हुआ है, फिक्स पड़ा हुआ है। जस्ट लाइक कि यहाँ पर ना कोई एक समझ लो कि कोई भी घंटी यहाँ पर बज रही है ना, मंदिर की घंटी बज रही है, वो कंटिन्यूस बज रही है। अब वो चीज़ क्या हो गई, सोर्स हो गई, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप मंदिर आए, आप उसके पास आए, आपने घंटी बजाई और अब आप चले गए। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप मूव कर रहे हो, लेकिन अभी जो सोर्स है वो क्या हो गया है, फिक्स यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो एफ डैश किसके बराबर हो जाएगा, या एफ डैश एफ बराबर हो जाएगा v माइनस वी ज़ीरो डिवाइड बाय v के बराबर हो जाएगा, ठीक है। v माइनस वी ज़ीरो डिवाइड बाय v, क्योंकि अब अपन देख रहे हैं कि सोर्स तो फिक्स है, मतलब वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसको तो आप 0 ही रहने दो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आप कंसीडर कर लो v माइनस वी ज़ीरो, ठीक है। हाँ, वो एक जैसे हैं, ठीक है। डी वाला पॉइंट क्लियर हुआ, स्थिर स्रोत से दूर जाता हुआ प्रेक्षक, ठीक है। और सेम चीज़ आप किस में कर सकते हो, स्थिर स्रोत के पास आता हुआ प्रेक्षक। जस्ट लाइक अगर आप मंदिर आ रहे हो तो आप क्या कंसीडर कर लोगे, v प्लस वी ज़ीरो यहाँ पर कंसीडर कर लोगे जब आप क्या करोगे, मंदिर आओगे तब, ठीक है। और जब आप जाओगे तब आप क्या कर लोगे, v माइनस वी ज़ीरो यहाँ पर कर लोगे, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, 4 फॉर्मूला आपके क्लियर हो गए। इन चारों में कोई डाउट है तो एक बार देख लीजिए, देन अपन इसके क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एप्लीकेशंस बची हुई है इसकी, वो करके हम लोग MCQ स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है तो बता दीजिए, देन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो डन यहाँ तक।
अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिएगा, द डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू द चेंज इन। जो डॉपलर इफेक्ट है वो किस बारे में बात करता है, किस चीज़ के परिवर्तन के बारे में बात करता है? क्या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बात करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव करता है, स्पीड ऑफ द वेव करता है, या फिर डायरेक्शन ऑफ द वेव करता है? तो हमेशा फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन की बात करेगा। अब वो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की जो रिलेटिव स्पीड है, कभी ये मूव कर रहा है, कभी ये मूव कर रहा है, कभी ये वाला फिक्स हो गया है, कभी ये वाला फिक्स हो गया, तो उसमें 4 केसेस आपके बन गए। तो ये हमेशा बात करेगा फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन की, तरंग की आवृत्ति की। ठीक है, पहला केस क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जब कोई स्रोत पर्यवेक्षक की ओर बढ़ता है। ठीक है, अभी जैसे कि ये हमारा सोर्स है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर हो गया, मतलब आप खुद हो गए। ठीक है, ओके, ये वाली चीज़ देख लो। जब कोई स्रोत, जब कोई सोर्स जो है क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में तरंग की आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पास जा रहा है, तो उस केस में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो तरंग की जो आवृत्ति है वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगी। ये वाली चीज़ क्लियर है। जैसे ये आपके पास आ रहा है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी का वेव फॉर्म भी बनाओगे तो फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, हाई यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ कि जब कोई स्रोत पर्यवेक्षक की ओर बढ़ता है तो तरंग की आवृत्ति कैसी हो जाएगी, इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगी। ओके, अब तीसरा केस देखिएगा। तीसरा केस यहाँ पर क्या हो सकता है, जब एक एम्बुलेंस पर्यवेक्षक से दूर जाती है। आप ऑब्जर्वर हो, अब ये कोई एम्बुलेंस थी, हो सकता है आपके सामने से निकलकर चली गई, बट अब वो क्या हो गई, आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई, तो उसका सायरन आपको कैसा सुनाई देगा, लोअर पिच का सुनाई देगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है लोअर पिच। अब लोअर पिच को अपन उसकी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कहोगे तो फ्रीक्वेंसी कैसी कहोगे, लोअर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो जाएगी। मतलब जो आपका एफ डिश निकल कर आएगा वो लोअर निकल कर आएगा, कम निकल कर आएगा आंसर, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम यहाँ पर हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। डॉपलर प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में किया जाता है? डॉपलर इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट जो है कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले मौसम पूर्वानुमान में, रडार स्पीड को मेजर करने में, अल्ट्रासाउंड में किया जाता है, या फिर इन सभी में किया जाता है? तो यस, ये सारी इसी की एप्लीकेशन है। इन सभी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉपलर इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मेंशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ये बोला गया है कि दूरस्थ आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश में देखे गए रेड शिफ्ट जो होते हैं वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है ना। दूरस्थ आकाशगंगा से जो प्रकाश हमको मिल रहा है वो रेड शिफ्ट हमको मिल रहा है ना, लाल कण हमको मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि वो हमसे क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इसीलिए हमको रेड कलर यहाँ पर दिख रहा है। तो इसे ये किस प्रभाव के कारण हो रहा है, ये डॉपलर इफेक्ट के कारण हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी आप साउंड के केस में किसके लिए बात कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी के लिए बात कर रहे हो कि अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, उसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो ऐसा बनेगा। और अगर कोई चीज़ हमसे दूर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसकी पिच लो होगी और उसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा। ये तो आपने ध्वनि के केस में कह दिया। प्रकाश के केस में आपका क्या जवाब होगा? प्रकाश के केस में हम लोग 2 कलर में बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं रेड शिफ्ट में और ब्लू शिफ्ट में। अगर कोई वस्तु हमसे दूर जा रही है या फिर हमारे और उसके बीच के डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो हम लोग कहेंगे रेड शिफ्ट। ठीक है, और हमारे और उसके बीच के डिस्टेंस कम है तो उसे हम लोग कहेंगे ब्लू शिफ्ट। ठीक है, बेसिकली प्रकाश का जो वर्ण बिखराव यहाँ पर होता है उस घटना से आप इसको कनेक्ट करके कह सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा, डॉपलर प्रभाव क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन कि किसी भी डिवाइस का उपयोग करके रडार इको और क्लटर को अलग करने की प्रक्रिया यहाँ पर हो सकती है। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है, रडार इको की आवृत्ति में परिवर्तन यहाँ पर होगा। तीसरा ये हो रहा है क्लटर सिग्नल को कम करने का तरीका, या फिर इको सिग्नल की ताकत बढ़ाने की एक विधि यहाँ पर हो सकती है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, रडार इको की आवृत्ति में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, डॉपलर प्रभाव यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, हम लोग उसकी इको की आवृत्ति में, फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन करके देख सकते हैं कि कोई भी वस्तु हमसे कितनी दूर है, हमसे कितनी फास्ट है। ठीक है, तो ये इसका एक एप्लीकेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई करिए। फिर एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट करके, उसको अपन थोड़ा सा डायग्राम के साथ समझ लेते हैं, है ना। डॉपलर इफेक्ट में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके,
ये क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई करते हैं इसको एक बार सॉल्व करने का, क्या ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। देखो इसमें क्या दे रखा है, 2 रेलगाड़ी है, हमारे पास 2 ट्रेन है। ओके ठीक है, अभी तक जितने भी फॉर्मूला पढ़े उसमें से आपका कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा ये समझना अब इम्पॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे की तरफ कितनी स्पीड से आ रही है, 432 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है ना। ये मान लो ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, इसने बोला यदि उत्सर्जित सीटी की जो आवृत्ति दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपन को, 800 हर्ट्ज दे रखी है। यदि ए द्वारा जो सीटी यहाँ पर बजाई जा रही है ट्रेन की, उसकी जो फ्रिक्वेंसी हमको सुनाई दे रही है वो 800 हर्ट्ज से, तो ट्रेन बी में एक पर्सन बैठा हुआ है, एक यात्री बैठा हुआ है, तो उसको कितनी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर सुनाई दे रही होगी, उस सीटी की जो फ्रिक्वेंसी होगी जो उस ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही होगी वो कितनी होगी। और क्वेश्चन में दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, 360 मीटर प्रति सेकेंड है, ये हर्ट्ज में, तो ये अकेला किलोमीटर में क्यों है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क तो यही होगा कि अगर कोई किलोमीटर में है तो हम ट्राई करेंगे कि उसको नॉर्मल 5/18 करके मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, 18 से कट हो रहा है तो देख लो, 18 चौक 72 हो जाएगा, 24 5 120 हो जाएगा। मतलब कि इसकी जो गति है ए और बी दोनों की सेम होगी, 120 मीटर प्रति सेकंड की गति से दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, दोनों की गति कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितनी हमको दे रखी है इसकी, फॉर्मूला आप यहाँ पर रखोगे, एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी प्लस वी जीरो, ऊपर ऑब्जर्वर होता है, नीचे क्या हो जाएगा वी प्लस वी साउंड हमारा यहाँ पर, या वी सोर्स हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों ही एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, मतलब अगर आप नॉर्मल भी समझोगे, अगर प्लस माइनस वाला कंसेप्ट नहीं भी क्लियर हो रहा है तो आप ये देख सकते हो, जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दैट मीन्स कि इनके बीच की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हायर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। मतलब मुझे ये वाली जो वैल्यू है वो क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये वाली वैल्यू मेरी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई देगी जब ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगी। राइट, मतलब अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो उस केस में यहाँ पर क्या होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू कम होगी, तभी ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, माइनस रख सकते हो। और अगर फॉर्मूला वाइज भी देखोगे तो फॉर्मूला वाइज भी माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि ऑब्जर्वर जो है हमारा सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, तो उस केस में v माइनस वी एस यहाँ पर हो जाएगा। एफ डैश बाय एफ अपन यहाँ पर रख लेते हैं वैल्यू, उससे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये कितनी वैल्यू दे रखी है अपन को, 800 यहाँ पर दे रखी है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब अपना क्या हो जाएगा, जो स्पीड ऑफ साउंड, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पर दे रखा है कि ध्वनि किससे ट्रेवल कर रही है, 360 मीटर प्रति सेकंड से कर रही है, और हमारी ट्रेन जो गति कर रही है वो 120 से गति कर रही है। क्योंकि दोनों ही मूवेबल है तो आप किसी को भी जीरो कंसीडर नहीं कर सकते। जस्ट लाइक ये बी व्यक्ति हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म पर बैठा होता, तो उस केस में ये फिक्स होता, तो उस केस में अपन वी जीरो को क्या कंसीडर कर लेते, जीरो यहाँ पर कंसीडर कर लेते। राइट, अभी दोनों ही मूवेबल है, दोनों ही हमारे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो दोनों को ही वी ऑब्जर्वर प्लस वी सोर्स दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 360 माइनस का 120। बस अब क्या करना है, सिंपल सा इसको सॉल्व ही करना है। 12 दूना 24, 12 36 यहाँ पर होंगे, पहले आप इसको जोड़ लें, 6 और 2 8 हो जाएंगे, ये 480 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, और 3 में से 1 गए तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। बस आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर यहाँ पर बनकर आ रहा है। ठीक है, 24 दूना 48 हो जाएगा, 800 दूना कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी कितने की निकल कर आ गई, 1600 हर्ट्ज की यहाँ पर फ्रिक्वेंसी निकल कर आ गई। तो जो उस व्यक्ति को सीटी की ध्वनि सुनाई दे रही है वो 1600 हर्ट्ज की सुनाई दे रही है, मतलब ज़्यादा सुनाई दे रही है। एक्चुअल उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी सीटी की तो वो तो 800 की थी, लेकिन ट्रेन भी चल रही है और वो व्यक्ति भी उधर से जा रहा है, दैट मीन्स उसको बढ़ी हुई फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। तो डायरेक्टली डबल फ्रिक्वेंसी 1600 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी उसको यहाँ पर सुनाई दे रही है। ठीक है, एक बार से देख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला को सॉल्व करने में कोई भी डाउट है तो मेंशन कर दो, देन अपन एक टॉपिक और है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, डॉपलर इफेक्ट क्लियर हो गया, फॉर्मूला रखना समझ में आ गया। अब एक बार अपन रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट समझ लेते हैं ताकि अपना ये डॉपलर इफेक्ट एंड हो जाए।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा कंसेप्ट है ना। सबसे पहले अपन रेड शिफ्ट पढ़ लेते हैं। रेड शिफ्ट क्या होता है? ओके, क्लियर है, नाइस। जब प्रकाश स्रोत जो है पर्यवेक्षक से दूर चला जाता है, पर्यवेक्षक कौन हो? आप हो, ठीक है। अब सन क्या हो रहा है? हमसे दूर जा रहा है, ठीक है। सो जब प्रकाश स्रोत पर्यवेक्षक से दूर चला जाता है तो पर्यवेक्षक द्वारा प्राप्त आवृत्ति जो है प्रकाश स्रोत द्वारा प्रेक्षित आवृत्ति से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसा आपने साउंड के केस में देखा है, सेम एज इट इज हमारा इस केस में भी होगा। तो पर्यवेक्षक के द्वारा जो फ्रिक्वेंसी इसको मिलेगी, है ना, वो चीज़ क्या हो जाएगी? जो आवृत्ति होगी स्रोत द्वारा प्रेक्षित आवृत्ति से क्या होगी? कम यहाँ पर होगी। क्योंकि देखो ना, अब ये क्या हो रहा है? ये है, अब ये सन इससे दूर जा रहा है ना। दैट मीन्स इनके बीच की क्या हो रही है? डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यह दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल छोर की ओर एक बदलाव का कारण होता है। खगोलविद्य जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट यहाँ पर बोलते हैं। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो आप इसे कहोगे रेड शिफ्ट। और उसी के अपोजिट जब प्रकाश स्रोत पर्यवेक्षक की ओर बढ़ता है, जब ये प्रकाश स्रोत खुद सोर्स अपना ऑब्जर्वर जो है उसके पास जा रहा है, ठीक है, तो पर्यवेक्षक द्वारा प्राप्त आवृत्ति जो है स्रोत द्वारा प्रेक्षित आवृत्ति से अधिक होगी, है ना। यह दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के उच्च आवृत्ति छोर की ओर एक बदलाव का कारण बनता है और इसी को ब्लू शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी आपने वो ट्रेन में देखा था कि ट्रेन की जो सीटी की जो फ्रिक्वेंसी थी वो 8 हर्ट्ज की थी, लेकिन जब वो उस ऑब्जर्वर के पास गई, ऑब्जर्वर भी जब ट्रेन के पास आया तो वो बढ़कर कितनी हो गई? 1600 यहाँ पर हो गई, राइट। क्लियर है? तो रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट में आप सिंपल सा समझ सकते हो। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो आप इसे रेड शिफ्ट कहोगे, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, या फिर सोर्स इसके पास जा रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कम होगी, दैट मीन्स कि आप इसे क्या कहोगे? ब्लू शिफ्ट यहाँ पर कहोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आप चाहें तो इसको एज अ होमवर्क ले लो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जब अपनी अगले टॉपिक की क्लास आएगी उसमें हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसको आप एज अ होमवर्क ले लीजिए और चारों फॉर्मूला को आप एक बार ध्यान से रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक बार अपन चारों फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख लेते हैं। नॉर्मल जो फॉर्मूला है सबसे पहले वो वाला अपन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक आध कोई फॉर्मूला आप लोग भी अपनी साइड से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जो आपको अभी याद है। एफ डैश बाई एफ होगा, ये v प्लस वी ज़ीरो हो जाएगा, ये v प्लस वी एस यहाँ पर हो जाएगा। ये नॉर्मल फार्मूला, इसमें अभी प्लस माइनस का कोई केस नहीं है, ठीक है। फिर अपन एक एक केस यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक एक केस को क्रिएट करते जाओ। पहला केस यहाँ पर हो जाएगा, है ना। इसमें अपन ये मान लेते हैं कि जो हम जो है, हम लोग क्या है? फिक्स बैठे हुए हैं। हम लोग क्या है? ऑब्जर्वर जो है फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? अपना जो ऑब्जर्वर है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस स्रोत जो है, सोर्स जो है वो क्या हो रहा है? हमारे पास चलकर आ रहा है, ठीक है। मतलब कोई कचरा गाड़ी हमारे पास चलकर आ रही है कि घर का कचरा डाल दो, तो उस केस में क्या होगा? v माइनस वी एस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास चल कर आ रही है तो मेरे को उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो उस केस में इसको कम होना ही पड़ेगा, ठीक है। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा? दूसरा केस कि वो गाड़ी जो है हमसे अब दूर जा रही है, ठीक है। तो ऊपर तो ऑब्जर्वर, क्योंकि अभी भी हम एक ही जगह चिपक के बैठे हुए हैं, तो ये v प्लस वी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वो मुझसे दूर जा रही है तो उस केस में मेरा एफ डैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये कम होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? ज़्यादा होना पड़ेगा। ये इसका एक ट्रिक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसको आप ऐसे करके भी याद कर सकते हो। ये आई थिंक और अच्छा तरीका है याद करने का। जब ये बढ़ानी है तो आप इसको माइनस कर दो, ये कम करना है तो आप इसको प्लस कर दो, ठीक है। अब तीसरा और चौथा आप बनाकर बता दो क्या बनेगा। अब की बार क्या करना है? आपको मूव करना है। अब आप मंदिर जा रहे हो, आपको मंदिर की घंटी बजानी, यानी कि सोर्स फिक्स है, आपको मंदिर जाना है और आपको ही मंदिर से क्या होना है? वापस रिटर्न यहाँ पर होना है, ठीक है। तो इस केस में भी वही होगा, एफ डैश बाई एफ ही अपन बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा? v माइनस वी ज़ीरो डिवाइड बाई v हो जाएगा। अब अपन यहाँ पर जो ले रहे हैं, सेकेंड यहाँ पर अपना सोर्स है ना, नीचे हमेशा सोर्स ही होगा, ठीक है। अब सोर्स ही 0 है क्योंकि सोर्स तो चल नहीं रहा है, तो सोर्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 यहाँ पर हो जाएगी। ये कब होगा? ये आपका दूर जाने के केस में होगा। और पास जाने के केस में यदि आप इसको लिखोगे तो क्या लिख दोगे? v प्लस वी ज़ीरो डिवाइड बाय अपना नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द साउंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर आपको ट्रिक बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आप खुद मंदिर जा रहे हो, ठीक है।
अब ये वाली चीज़ ऊपर है, अगर आपको इस चीज़ को बढ़ाना है, अगर आपको फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है तो आपको इस चीज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिवाइड में तो है नहीं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि अब मंदिर की घंटी की आवाज़, अब जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, है ना, पूजा की जो मंदिर में आरती होती है उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तो उस केस में आप कंसीडर कर सकते हो, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी कम है, आपको कम सुनाई दे रहा है, तो आप इसको क्या कर लो, माइनस कर लो, ताकि आपका फ्रिक्वेंसी कम निकल कर आ जाए। तो आप चाहें तो बेसिक फार्मूला से चले जाओ, कोई बात नहीं, है ना, पास दूर करके याद कर लो, और अगर ऐसे याद करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये हो गए आपके टोटल 4 फार्मूला। अब जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा फार्मूला रख सकते हो, ओके। और नहीं भी याद रखना है तो सिर्फ एक फार्मूला याद रखो और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करो, ओके। ठीक है, डन यहाँ तक। सो यहाँ पर हमारा डॉपलर इफेक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं।